हेलो बच्चों, बीए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए फाइनल सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। पिछली क्लास में हमने हिंदू जजमानी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, हिंदू जजमानी व्यवस्था का अर्थ और परिभाषा। आज हम पढ़ेंगे हिंदू जजमानी व्यवस्था की विशेषताएं। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं हिंदू जजमानी व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। जजमानी सिस्टम की कुछ विशेषताएं भी हैं, जो परिभाषाएं मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। उन परिभाषाओं से कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती है, जो मैं आपको कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझाती हूँ। जजमानी प्रथा की विशेषताएं इस प्रकार से है। पहली विशेषता है उग्र संबंध व्यवस्था। एक ही जाति के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को क्षैतिज संबंध कहते हैं। क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल रिलेशन। क्षैतिज संबंध का मतलब क्या होता है? हॉरिजेंटल रिलेशन। तो जब एक ही जाति के सदस्यों में पारस्परिक संबंध होते हैं तो उसे हॉरिजेंटल रिलेशन कहते हैं, किंतु विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंधों को उदग्र संबंध कहते हैं। कौन से संबंध कहते हैं? उदग्र संबंध। जजमानी व्यवस्था में निम्न एवं उच्च जातियाँ परस्पर सेवाओं के द्वारा एकता के सूत्र में बंध जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि चमार, जुलाहा, हरिजन अन्य जातियों की सेवाएं करते हैं और बदले में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार जजमानी प्रथा उदग्र संबंधों की द्योतक है ना। फिर दूसरी विशेषता है इसकी बहुत कुछ स्थायी संबंध। जजमानी प्रथा के अंतर्गत सभी जातियों के पारस्परिक संबंधों में अधिकतर स्थिरता या स्थायित्व पाया जाता है। जजमानी प्रथा में एक किसान को अलग अलग काम करने वाली जातियों की सेवाएं स्थायी रूप से मिलती रहती है। जजमानी संबंध प्रत्यक्ष एवं पारिवारिक आधार पर बने होते हैं, क्योंकि इनका वंश परंपरा के साथ में संबंध होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये जातियाँ उन परिवारों को सेवाएं देती रहती है। कोई भी परिवार इन संबंधों को तोड़ता नहीं है और ये जातियाँ जिन परिवारों को सेवाएं पीढ़ियों से देती आती हैं और बाद में भी देती रहेंगी, उनका उन जजमानों पर एकाधिकार हो जाता है। यानी जो जातियाँ या जो परिवार सेवाएं लेते हैं वो जजमान कहलाते हैं, और जो काम करने वाली जातियाँ सेवाएं देती है वो काम करने वाले या कमीन कहलाते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता है जजमानी व्यवस्था आनुवंशिक होती है। चूँकि जजमानी प्रथा में सेवाओं का लेन देन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। जैसे कि एक नाई आज जिस प्रकार की सेवा कर रहा है
पहले कभी उसके पिता और दादा ने भी उस परिवार के लोगों की सेवा की थी और उस व्यक्ति की आने वाली संतानें भी ऐसा ही करती रहेंगी, यानी इसी परिवार को सेवाएं देती रहेगी। यानी इन जातियों का उन परिवारों पर एकाधिकार होता था, वो उनके जजमान कहलाते थे। इस प्रकार से जजमानी अधिकार पिता से पुत्र को मिलते थे या पिता से पुत्र को हस्तांतरित होते थे। लेविस ने इस बारे में कहा है कि कुछ भी हो, जजमानी अधिकार को जो एक व्यक्ति को कुछ परिवार से संबंधित कर देता है, इस प्रकार से संपत्ति के रूप में माना जा सकता है जो पिता से पुत्र को मिलता रहता है। जब कभी एक परिवार के भाई अलग होते हैं या किसी एक परिवार में बंटवारा होता है, तो भू संपत्ति की बात ही जजमानों का भी बंटवारा किया जाता है। जिस परिवार में इकलौती पुत्री होती है, उसमें उसके पति को उसके पिता का अधिकार मिल जाता है। रेड्डी कहते हैं कि एक लुहार परिवार के पास 7 जजमान परिवार हो सकते हैं, जबकि दूसरा जाति या दूसरा परिवार उसकी सेवा भी कर सकता है, यानी वो भी किसी और जाति का या किसी और परिवार का जजमान हो सकता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है पारितोषण की एक परंपरात्मक व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था में नगद मजदूरी नहीं दी जाती थी, क्योंकि ग्रामीणों से संबंध आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था की तरह सेवायोजक और कर्मचारी जैसे नहीं होते थे। इनके पारिवारिक संबंध होते थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे होते हैं। अधिकांश भुगतान वस्तुओं अथवा सेवाओं के रूप में ही होता था। जजमानी व्यवस्था में पारितोषण 3 रूप में दिया जाता था। सेवा के बदले सेवा के रूप में, अर्थात एक जाति का परिवार दूसरी जाति के परिवार की सेवा करता है और बदले में उससे सेवाएं प्राप्त करता है। जैसे कि नाई धोबी व कुम्हार के बाल काटता है, बदले में उनसे वस्त्र धुलाने और बर्तन प्राप्त करने के रूप में सेवा लेता है। काम करने वाली जातियां अपने जजमानों से दैनिक, मासिक, वार्षिक और कुछ अवसरों तथा त्योहारों एवं मृत्यु, विवाह, जन्म, दीपावली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन आदि अवसरों पर खाना, कपड़ा या नगद पारितोषिक प्राप्त करती हैं। यह पारितोषिक जजमान की क्षमता पर ही निर्भर करता है। तीसरा ये कि पारितोषिक कभी कभी विशेष प्रकार की छूट के रूप में भी होता है, जैसे फटे पुराने कपड़े देना, छोटी मोटी नौकरी दिलाना, बिना किराए लिए मकान रहने के लिए देना, है ना। किंतु जब कोई काम करने वाली जातियाँ या सेवा देने वाली जातियाँ सेवा करना बंद कर देती हैं, तो इन लोगों को सुविधाओं से भी वंचित कर दिया जाता था। लेविस ने रामपुर में खटीक, लुहार, कुम्हार, नाई, हरिजन, चमार आदि की सेवाओं और बदले में उन्हें दिए जाने वाले पारितोषण का उल्लेख किया है। फिर नेक्स्ट है कमीनों के कार्यक्षेत्र में अंतर।
सभी काम करने वाली जातियों का कार्य क्षेत्र समान नहीं होता। जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत सेवाओं की प्रकृति के अनुसार यह कम या अधिक होता है। जैसे कि नाई की आवश्यकता गांव में सप्ताह में 1 या 2 बार ही होती है। एक नाई 1 से अधिक गांवों की सेवा कर सकता है, जबकि एक बनिया आसपास के 10-15 गांवों तक लेन देन कर सकता है। इस प्रकार से किसी कमीन की सेवा का क्षेत्र कितना होगा, यह मांग और पूर्ति के नियमों, स्थानीय परिस्थितियों और कार्य करने वाले की कुशलता आदि पर निर्भर करता है। यही कारण है कि प्रत्येक गांव में काम करने वाली या सेवा देने वाली जाति की संख्या अलग अलग होती है। एस.एस. नेहरू ने उत्तर प्रदेश के 54 गांवों का सर्वेक्षण करने पर पाया कि केवल 34% गांवों में चमार थे, धोबी एवं कुर्मी 26% थे और कुम्हार 30% थे। बनिए 16%, अहीर 60%, नाई, लुहार, ब्राह्मण और तेली 40% गाँव में ही पाए गए। इस प्रकार से स्पष्ट है कि गाँव में सभी तरह के कार्य करने वाले नहीं होते हैं। कई बार काम करने वालों के अभाव में लोग स्वयं अपना कार्य भी कर लेते हैं। इस प्रकार से बच्चों, आपने देखा कि ये हिंदू जजमानी प्रथा की विशेषताएं थी। आज इतना ही। अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।